तो बच्चों, आज इतिहास की क्लास में हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है और दिल्ली से राजपूतों का राज्य खत्म हो जाता है और तुर्कों का राज्य स्थापित हो जाता है। तो जैसे कि देखिए 1192 में पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते थे और वो अपने आप को क्या बोलते थे? सुल्तान। तुर्कों ने दिल्ली की गद्दी पर लगभग 320 साल तक राज किया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु तक लगभग पूरा उत्तर भारत तुर्कों के अधीन था। मोहम्मद गौरी ने शासन व्यवस्था चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। उस समय आपको जानकर के यह बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें गुलाम खरीदने और बेचने की प्रथा थी। तुर्किस्तान और ईरान ये कुछ ऐसे देश थे जहां पर नए नए लड़कों को तैयार किया जाता था युद्ध के लिए, तो फिर उनको सुल्तानों को बेच देते थे। तो जब सुल्तान उनको बेच देते थे तो उनको कहा जाता था गुलाम। वो क्या हो जाते थे? सुल्तान के गुलाम हो जाते थे। इन गुलामों की मदद से सुल्तान जगह जगह दूसरे राज्यों पर जाकर के अटैक करते थे, आक्रमण करते थे और फिर वहां की शासन व्यवस्था को देखने के लिए, चलाने के लिए इन्हीं गुलामों की मदद लेते थे। ये गुलाम अपने सुल्तान के प्रति इतने वफादार होते थे कि ये उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। तो मोहम्मद गौरी ने भी शासन व्यवस्था चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। इन्हीं योग्य गुलाम अधिकारियों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मृत्यु का समाचार जैसे ही प्राप्त हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की बजाय अपनी राजधानी लाहौर में शिफ्ट की। वो पूरे उत्तर भारत पर जब राज कर रहा था तो कहां से करता था? लाहौर से। लाहौर इस समय कहां है? इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। यह तुर्क राज्य जब तुर्क सल्तनत कहलाया और जब बाद में दिल्ली को राजधानी बना लिया तो दिल्ली को राजधानी बनाने के कारण यह तुर्क सल्तनत अब दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाने लगी। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, देखिए ये 40, 50, 60 लोगों का ऐसा ग्रुप सा होता था जो बहुत पैसे वाले होते थे, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए और सुल्तान के दरबार में अपने लिए एक अच्छा पद पाने के लिए ये आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे और इन्हीं सरदारों में से किसी एक सुल्तान का चुनाव किया जाता था। इन्हीं सरदार जिनको अमीर कहा जाता था, ये तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। कहाँ के? तुर्क और अफगान कबीले होते। इन्हीं सरदारों में से सुल्तान का चुनाव होता था। इन्हीं सरदारों में से सुल्तान का चुनाव होता था। सुल्तान के सहयोग के लिए ऐसे सरदारों का समूह होता था, जैसे आगे चल करके तुर्काने चहलगानी नाम दिया गया। सुल्तान को इन अमीर सरदारों के साथ सामंजस्य, मतलब इनको बड़ा साध के रखना पड़ता था। सुल्तान को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर दें और मुझे गद्दी से उतार दें और फिर मेरी जगह पर किसी दूसरे को बना दें। एक दूसरा कारण और भी था कि सुल्तान को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था हमेशा सतर्क? क्योंकि ये लोग एक दूसरे धर्म के लोग थे। ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे और राज कहाँ कर रहे थे? हिंदुस्तान में हिंदुओं पर राज कर रहे थे। तो इनको डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू लोग एकत्र होकर के मेरे खिलाफ बगावत कर दें। तो सरदारों से भी भय रहता था सुल्तान को और जिस देश में ये राज कर रहे थे वहां की जनता से भी भयभीत रहते थे। सुल्तान को इन अमीर सरदारों के साथ सामंजस्य बनाए रखना होता था, जिससे वे साजिश करके सुल्तान को गद्दी से न हटा दें। तो दिल्ली की गद्दी पर बहुत सारे तुर्कों ने राज किया, जिसमें कुछ प्रमुख जो तुर्क वंश रहे हैं वो शुरुआती तुर्क वंश, जिनको गुलाम वंश कहते हैं। गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के जो गुलाम थे कुछ समय उन्होंने राज किया। आगे चल के इन्हीं सरदारों में आपस में द्वंद्व होता रहा, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। फिर उनमें जो जीत जाता था
वो सरदार सुल्तान बन करके बैठ जाता था। तो शुरुआती जो वंश रहे वो गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश आया, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ये लोधी वंश का जो समय है ये लगभग 1526 ईस्वी तक रहेगा। 1526 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि 1526 में फिर कौन आ जाते हैं? मुगल आते हैं बाबर के नेतृत्व में। बाबर के नेतृत्व में जब मुगल आते हैं तो फिर दिल्ली से तुर्क साम्राज्य समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो हम प्रारंभिक तुर्क वंशों में हम शुरू से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वो रहता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290, मतलब 84 वर्ष तक गुलामों ने शासन किया। देखिए कितनी विडंबना है, वो एक सुल्तान के गुलाम होते हैं और दूसरे देश में आकर के राज्य करते हैं। गुलामों ने लगभग 86 वर्ष तक, सॉरी 86 नहीं 84 वर्ष तक राज किया। तो इसमें सबसे पहले जो सुल्तान बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जैसे ही गौरी की मृत्यु का समाचार मिलता है वो गद्दी पर बैठ जाता है और इसका जो कार्यकाल है वो 1210 तक रहेगा। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को नहीं, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वो अपनी उदारता और दान करने की आदत के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन आप इसको हमेशा याद रखें, ये एनएमएमएस के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो आप कहेंगे, आप उसका आंसर होगा आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण का बड़ा शौक था, वो भवन निर्माण बहुत शौकीन था। तो लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं 1206 से लेकर 1210 तक उसने केवल राज किया, 4 साल बाद वो मर जाता है। किन्हीं कारणों से वो आगे है कि वो चौगान खेल रहा था तो घोड़े से वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले इन 4 सालों में उसने कुछ बनवाने की भी कोशिश की, जिनमें देखिए कुतुब मीनार, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है दुनिया की फेमस, और उस दिल्ली के किले में कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद है। क्या नाम है उसका? कुव्वत उल इस्लाम। और अजमेर में ये क्वेश्चन आता है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होता है कि अजमेर में। ठीक है ना? चौगान खेलते हैं। ये बात जरूर है कि इन्होंने ये जो निर्माण कराए ये अपने टाइम में, या ये कहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ये पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि वो 4 साल बाद मर गया था। ठीक है ना? तो उसके बाद ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो विश्वास पात्र होता है एक दूसरा गुलाम, इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा और इसका कार्यकाल 1236 ईस्वी तक रहता है। असल में ऐबक ने नींव जरूर रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क साम्राज्य की नींव जरूर रखी थी, लेकिन उसे मजबूत करने का उसको मौका नहीं मिल पाया और वो जल्दी खत्म हो गया। इसीलिए इल्तुतमिश को तुर्क सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने लगभग 26 वर्ष तक राज किया। ऐबक की मृत्यु के बाद अमीर सरदारों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया और इल्तुतमिश ने 40 सरदार, मैंने कहा कि बहुत सारे जो सरदार थे उनमें से 40 सरदारों का एक समूह बनाया। क्या बनाया? 40 सरदारों का समूह बनाया, जिसका नाम रखा गया तुर्कान ए चेहलगानी। इसके पास शासन व्यवस्था को राय देने का काम होता था। इसके पास क्या काम था कि सुल्तान को ये मशवरा देते थे कि ऐसे करिए वैसे करिए। ठीक, और इन्हीं में से जब अगर 40 सरदारों को ये लगता था कि ये सुल्तान काबिल नहीं है तो उसको हटा करके वो दूसरा सुल्तान नियुक्त कर सकते थे। तो इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के अंतर्गत उसने अपने पूरे शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा, जिसमें केंद्रीय शासन, मतलब जहां से सुल्तान जहां बैठ रहा वो केंद्रीय शासन है। केंद्रीय शासन के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है, रेस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति है, वो है आपका सुल्तान। और पूरे राज्य मतलब पूरे शासन को छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। उन राज्यों को कहा जाता था प्रांत या इक्ता। क्या बोलते थे? प्रांत या इक्ता। और वहां का जो मुखिया होता था उसको कहते थे इक्तादार। कहते थे इक्तादार या अक्तादार। ये इक्तादारों के पास उनकी अपनी सेनाएं हुआ करती थी।
इन पर अपनी सेना होती थी जो राज्य की शासन व्यवस्था को, प्रांत की शासन व्यवस्था को देखते थे और वहां से जो टैक्स होता था उसका कलेक्शन करते थे। ये टैक्स वसूलते थे, शासन व्यवस्था चलाते थे और सेना को वेतन देने के बाद, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर खर्च करने के बाद भी जो पैसा बचता था उसको वो सुल्तान को भेज देते थे। प्रांत से छोटी इकाई होती थी जिला, मतलब जो राज्य होते थे, राज्यों को जिले में बांट दिया जाता था। जिले में उस समय उसको जिला भी कहते थे और शिक भी कहते थे। जिला तो हम आज भी कहते हैं। आपका जिला कौन सा है? तो जिला आज भी बोलते हैं, लेकिन उस समय एक नाम और था, शिक। और जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको शिकदार कहते थे। क्या बोलते थे? शिकदार। और जिला परगनाओं में बटा होता था। जैसे आजकल जिला बटा होता है तहसीलों में। तहसीलों में, जैसे आगरा में कई सारी तहसील है ना, तो जो तहसीलों में बटा होता है। और उस समय तहसील को बोलते थे परगना, और परगना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे कहते थे परगना अधिकारी। परगना अधिकारी। परगना कैसे बनता था? बहुत सारे गांवों से मिलकर के, बहुत सारे गांवों से मिलकर के एक परगना बनता था। और गांव का जो मुखिया, जो प्रमुख जो होता था, जिम्मेदार व्यक्ति, उसे मुखिया या चौकीदार या पटवारी भी बोला जाता था। 1236 में अपने जीते जी इल्तुतमिश अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इल्तुतमिश जानता था कि उसके बच्चे योग्य नहीं है। इस वजह से उसने अपनी बेटी, जो उसको लगता था कि ये होशियार है और ये अच्छे से राज चला सकती है। अच्छा, इल्तुतमिश ने एक सुधार और किया था, वो करा था मुद्रा को लेकर के। मुद्रा मतलब पैसे। तो उन्होंने चांदी का एक सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का जिसको टका कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि टका और जीतल किस सुल्तान ने चलाए, तो आप इनके आंसर देते हैं इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन एनएमएमएस में भी पूछा जाता है और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किस सुल्तान के काल में चलन में आए। तो आप आंसर देते हैं इसका कि इल्तुतमिश। तो इसके बाद हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। 1236 में अपने जीते जी इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को गद्दी पर बिठा दिया। अपने जीवन काल में ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसका कारण क्या था? ये देखिए, मैंने कारण का भी यहाँ उल्लेख किया हुआ है, इधर आप लोग ध्यान से देखिएगा। कारण क्या था कि पुत्र पौत्र मतलब बेटा और नाती जो थे अयोग्य थे और कमजोर थे। लेकिन रजिया के सुल्तान बनने का अमीर सरदारों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। क्यों विरोध किया? उसका भी देखिए कारण है कि एक महिला होना। इस्लाम के अंदर महिला को बड़े पदों पर आसीन होने का अधिकार नहीं था। वो केवल ये मानते थे कि केवल पुरुष ही राज कर सकता है, महिला नहीं। महिला का काम केवल घर को संभालना है। इसीलिए उनको एक तो ये बात खटकती थी कि महिला होकर के ये हमारे पर राज करेगी। दूसरी बात, जब रजिया दरबार में जाती थी सुल्तान बन करके, तो वो पुरुषों की भांति कपड़े पहनती थी। कैसे? पुरुषों की भांति। वो नकाब नहीं पहनती थी और भी जो उनके इस्लामी जो कपड़े होते वो नहीं पहनती थी। पर्दा या नकाब का वो विरोध करती, वो नहीं पहनती थी। और पुरुषों पर राज करने से जो सरदार लोग हैं अपना अपमान समझते थे। इसी वजह से 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल नामक जगह पर रजिया सुल्तान को साजिश करके मार दिया जाता है। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा बनता है कि पहली मुस्लिम शासिका का नाम बताओ, तो आप इसका आंसर देंगे कि रजिया सुल्तान। रजिया की हत्या के बाद अब वो 40 सरदारों का जो समूह था वो इतना मजबूत हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि वो किसी भी व्यक्ति को हटा देते थे और किसी को भी बिठा करके सुल्तान बना देते थे। ये खेल लगभग 6 साल तक चलता रहा। कभी किसी को बिठाया, कभी किसी को बिठाया, और अंत में 1246 में इल्तुतमिश के नाती नसरुद्दीन महमूद को 1246 में नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठा दिया। महमूद ने उन्हीं 40
अमीरों में से एक जिसका नाम था बलबन, बलबन को अपना नायब बनाया। नायब क्या बनाया? अच्छा, नायब मतलब प्रधानमंत्री। आज के समय में जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय उन्होंने अपना नायब बनाया कि सुल्तान के बाद अगर कोई व्यवस्था देखेगा तो फिर वो नायब देखेगा। राइट। नसरुद्दीन महमूद के सुल्तान बने रहने पर भी धीरे धीरे करके बलबन ने अपनी ताकत धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ा ली और वो राजकाज के सारे दाव पे सीख गया। अपनी शक्ति उसने इतनी बढ़ा ली कि नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर खुद सुल्तान बनकर के बैठ गया। खुद सुल्तान बनकर बैठ गया। तो अंत में आता है इस वंश में बलबन। बलबन 1265 ईस्वी में मैं गद्दी पर बैठा। महमूद की मृत्यु के बाद, अच्छा, इसने एक काम क्या किया जो सबसे जो कठोर था, ये वैसे योग्य था, देख ये बहुत योग्य, कठोर, दूरदर्शी शासक था। इसने सबसे पहले जो काम किया, जो 40 सरदारों का समूह था तुर्काने चहल गानी को समाप्त कर दिया। क्योंकि 40 सरदारों का जो समूह था वही उठापटक करता रहता था, वही साजिश रचता रहता था सुल्तान के खिलाफ। तो बलबन ने सबसे पहला काम क्या किया, बोले इन्हीं को खत्म करो, हटाओ इनको, आज के बाद कोई समूह नहीं, आज के बाद कोई तुर्काने चहलगानी नहीं होगा। और इसने अपने दरबार में एक प्रथा का चलन शुरू किया, सिजदा और पायबोस। ये दो प्रथाएं उन्होंने शुरू की। सिजदा मतलब सुल्तान के आगे झुककर प्रणाम करना, सुल्तान के आगे झुककर प्रणाम करना, और पायबोस सुल्तान के पैरों को अपने हाथों में रखकर चूमना। जी, दो प्रथाएं उन्होंने चलाई। ये दरबार में इतना गंभीर बैठता था, कभी हंसता नहीं था। ये बलबन ये हंसता नहीं था बिल्कुल भी, इतना शांत और गंभीर बैठता था, शांत और गंभीर बैठता था। इसी के टाइम पर मंगोलों के आक्रमण होते हैं। बलबन के समय पर ही मंगोलों के आक्रमण, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मंगोलों के आक्रमण को असफल कर दिया, किलेबंदी की, आक्रमणों को असफल कर दिया, नए सैनिकों की भर्ती, किलों की मरम्मत, ये भी काम किए। उत्तर भारत में जो बॉर्डर पर उस साइड से, जिस साइड से ये मुगल आते थे, सॉरी मंगोल आते थे, इस साइड पर यहां पर किलेबंदी की। और बॉर्डर के जो किले होते थे, बॉर्डर के किलों में कैसे रखता था वो सैनिक, मजबूत कद काठी वाले, मजबूत कद काठी वाले सैनिकों को रखता था वो। त्योहारों पर इसने रोक लगा दी थी।
और क्या किया था इसने? त्योहार मनाने पर रोक, जश्न मेलों पर रोक। केवल एक ही त्योहार मनाता था और वो था कौन सा? नवरोज। केवल एक त्योहार मनाने की छूट थी, नौरोज। ये क्या था भाई? ये ईरानी नववर्ष, ईरानी नववर्ष मनाने की छूट थी। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु के बाद उसके बाद जो गद्दी पर लोग बैठे वो अयोग्य थे। अयोग्य होने के कारण जो तुर्क सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ गई और 1290 आते आते तुर्क सल्तनत समाप्त हो गई और खिलजियों ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है।